जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वहीं देश भर में कुछ समय पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खूब चर्चा हुई। 15 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया और यह होते ही सारे अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट बीजेपी ने पार्लियामेंट में पास किया था वो अवैध है, एक बहुत बड़ा स्कैम है जिससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही हजारों करोड़ रुपयों का फ़ायदा मिल रहा है, जो उन्हें 2024 के इलेक्शन में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। असल में ये क्या होते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैसे तो बस कागज़ का एक टुकड़ा होता है जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलो एक उदाहरण से समझते हैं। आप गेम जोन में जाकर गेम्स तो खेलते ही होंगे, तो सोचो आप गेम जोन में गए, वहाँ पर आपने पैसे देकर कुछ टिकट्स खरीदे। उन टिकट्स से आप अपनी मनचाही गेम्स खेल सकते हैं। ऐसा ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ भी है, बस यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप किसी पार्टी को फंड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जाना होगा SBI ब्रांच में। वहाँ पर आप अपने हिसाब से 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हो और फिर उसे अपनी मन पसंदीदा पार्टी के ऑफिस में सबमिट कर सकते हो और फिर उस पार्टी के पास 15 दिन का समय होता है उस पैसे को रिडीम या एनकैश कराने का, और इसी लीगल तरीके से आपके पैसे लीगली पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इस तरीके से जो पुराने वाले इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम में क्रिएट हो रही प्रॉब्लम्स थी वो फिक्स हो जा रही थी और इसीलिए इस स्कीम को लाया गया था। पहले जो ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रस्ट के द्वारा हो रहे थे वो अब सिर्फ और सिर्फ SBI के द्वारा होंगे। जो ट्रांजैक्शन पहले किसी भी मोड, चेक, ऑनलाइन कैश, गिफ्ट या ज्वेलरी से होता था, उसे बदलकर सिर्फ और सिर्फ चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया गया। यानी कि अब से कोई भी व्यक्ति कैश से डोनेशन नहीं दे सकता था। यहाँ पर ब्लैक का वाइट करने का ऑप्शन ही नहीं था और बस इसलिए ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया था और 2018 से 2024 तक मतलब 6 सालों तक चला। लेकिन फिर 2024 में इलेक्शन से जस्ट पहले इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी और एंटी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और केस करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवैध हैं। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध घोषित कर देती है। अब अपोजिशन ने इस मामले में कई मुख्य आरोप लगाए हैं, जैसे बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू अपोजिशन की ही फंडिंग को रोक रही है, उनके हाथ काट रही है। खुद कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके अकाउंट्स तक को फ्रीज कर दिया और अब तो उनके पास अपने पार्टी वर्कर्स को देने के लिए पैसे ही नहीं हैं, तो इलेक्शन इस हालात में वो कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम में डोनेट हुए पैसों में से 60% अमाउंट तो अकेले बीजेपी को ही मिला है और बाकी का 40% दूसरे सभी पार्टीज़ को कंबाइंड मिलाकर। अब दूसरा मेजर एलिगेशन ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम असल में चंदा दो और धंधा दो वाली स्कीम है। मतलब सरकार इस स्कीम से आम इंसान के टैक्स को लूट कर बड़े अरबपतियों की जेबें भर रही है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो नवा युगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, जिसके बदले में नवा युगा इंजीनियरिंग को गवर्नमेंट ने उत्तरकाशी टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और नवा युगा की बनाई हुई टनल कुछ ही सालों में कोलैप्स कर गई। मतलब बीजेपी सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे से ऐसे इनकम्पेटिबल को काम दे रही है और उन्हें टेंडर सिर्फ इसलिए दिलाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी को पैसे डोनेट कर रहे हैं, यानी कि क्लियर लेन देन वाली पॉलिटिक्स चल रही है। यहाँ अब तीसरा मुख्य एलिगेशन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी कालाबाजारी यानी कि ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रही है और उल्टा एक एक्सटॉर्शन रैकेट तक चला रही है, जिससे कंपनीज को धमकाया जा रहा है कि अगर वो बीजेपी को पैसे डोनेट नहीं करेंगे तो उनके पीछे ED या CBI पड़ जाएगी। अब इसे बेहतर समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए कि अडानी ने अगर कांग्रेस को पैसे दिए और बीजेपी को डोनेट नहीं किया तो बीजेपी ED या CBI जैसे सेंट्रल एजेंसीज को भेजकर अडानी को ब्लैकमेल कर सकती है कि हमें भी डोनेशन दो, और अपोजिशन का एक क्लियर दावा है कि बीजेपी ऐसा ही कर रही है। लेकिन ये तो अब तक हमने बात की अपोजिशन के दावों की।
अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट तो इसका बिल्कुल उल्टा ही कह रही है। करंट गवर्नमेंट के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के बाद से कालाबाजारी एकदम से बंद हो गई है, जो कि पहले कांग्रेस के इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम में बढ़ चढ़कर हो रही थी। उल्टा उनका कहना है कि आज इस सिस्टम की वजह से बीजेपी ने डोनेशंस में ट्रांसपेरेंसी पैदा कर दी है सभी के लिए। अब दूसरा बड़ा काउंटर जो करंट गवर्नमेंट दे रही है वह यह कह रही है कि जब ये कानून 2017 में पार्लियामेंट में पास हुआ था तब ये इकलौता ऐसा कानून था जिसमें सारी अपोजिशन पार्टीज एक हो गए थे और किसी ने भी इस कानून का विरोध नहीं किया था, बल्कि ये कानून फुल मेजोरिटी में पास हुआ था सबकी सहमति से। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, अवैध डिक्लेयर कर दिया है, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो वो सभी पार्टीज पलट गए, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर सच्चाई क्या है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाकई में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है? और क्या इसका मतलब यह है कि हम जिसे चाहे वोट कर लें, किसी भी पार्टी की सरकार है, पर देश के इम्पोर्टेंट डिसीजंस तो ये बड़े बिजनेसमैन ही लेते हैं, हमारा वोट तो सिर्फ उंगलियों में इंक लगाने तक ही वैलिड है? क्योंकि जैसे आपने देखा समझा, सभी पार्टीज ने मिलकर इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम को पार्लियामेंट में पास किया था। आखिर किसका पल्ला भारी है, बीजेपी का या अपोजिशन का? हमारी शुरू से ही कोशिश रही है कि हम दोनों तरफ के तर्क को आपके सामने रखें, ताकि आप खुद से सोच कर विचार कर ये डिसाइड कर सके कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही है या गलत। आज के सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा से भरे दुनिया में हर एक देश के नागरिक को रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत है। रैशनल थिंकिंग लाने के लिए आपके पास बेसिकली दोनों साइड के पर्सपेक्टिव होने चाहिए और फिर उन दोनों साइड के पर्सपेक्टिव को कंसीडर करके उनके फैक्ट्स को चेक करके आप खुद ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ही क्या और इसे लाया क्यों गया था। इस एक्ट को लाने का सबसे बड़ा कारण था इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम। इसे 2012 में यूपीए सरकार ने इलेक्शन फंडिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए लाया था। अब इस पुराने सिस्टम में डोनेशंस कुछ इस तरह से दिए जाते थे, मान लो पर्सन या फिर कंपनी कांग्रेस के सपोर्टर हैं जिसे उस पार्टी को फंडिंग देनी है, तो पहले वह अपना कोई भी XYZ ट्रस्ट बनाएगा और फिर उसमें ₹1 करोड़ रुपया डिपॉजिट करेगा, जो पैसे फिर वह ट्रस्ट कांग्रेस को देगा। अधिकतर सिर्फ एक पर्सन या कंपनी नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ही ट्रस्ट में डिपॉजिट करती थी। लेकिन इस सिस्टम में दो मेजर प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम ब्लैक मनी। इस सिस्टम में डोनेशन कैश में लिए जा सकते थे और इसलिए ज़्यादातर कंपनीज अपना ब्लैक मनी वाइट या लीगल बनाने के लिए ट्रस्ट में डोनेट कर रही थी। दूसरा मुख्य प्रॉब्लम था नो सेफ्टी फॉर डोनर। अब क्योंकि ट्रस्ट एक लीगल एंटिटी होती है, उसे डोनर का रिकॉर्ड और पाई का हिसाब रखने के लिए एक बैलेंस शीट को मेंटेन करना पड़ता है और RTI फाइल करके कोई भी ये जान सकता था कि किस डोनर ने किस पार्टी को फंड किया है। मतलब डोनर का पता लगाया जा सकता था, जिससे डोनर को जान का खतरा भी हो सकता था। अब इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्लियामेंट में पास किया गया, जो सभी पार्टीज़ की सहमति से हुआ था, जिसके बाद इस न्यू सिस्टम ने पुराने इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। क्या बीजेपी इकलौती अच्छी पार्टी है और बाकी सभी पार्टीज गलत हैं? सिर्फ बीजेपी ही देश का विकास कर रही है और बाकी कोई भी पार्टी विकास में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है? सिर्फ सिक्के के एक ही भाग को देखकर एक नैरेटिव पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि लेन देन वाली पॉलिटिक्स हर कोई करता है और यह हमेशा से होती आई है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के पॉलिटिक्स में भी। अगर लड़ाई ही कीचड़ में है तो सभी को कीचड़ में तो उतरना ही पड़ेगा। अब मुख्य सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में आप एज ए वोटर, एज ए सिटीजन क्या कर सकते हैं? आपको बस एक सवाल खुद से पूछना है कि आखिर किस पार्टी ने इस डर्टी सिस्टम में भी रहकर ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद से सर्च करना, डेटा निकालना, स्टडी करना और उसके बाद ही अपना बहुमूल्य वोट किसी को देना। आपको ये समझना होगा कि आपके एरिया में कौन सी पार्टी है और उनके आने के बाद से आपके एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस यहाँ पर बिल्कुल सही है, किंतु अगर हम पॉलिटिकल साइड में देखें तो अभी जो पुराने पॉलिटिकल इश्यूज़ थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, वो तो और भी ज़्यादा उलझ गए। भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को
अब तक कोई बढ़िया सा समाधान नहीं मिल पाया है और ये सब हो रहा है तब जब 2024 इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। अब ऐसे में एनोनिमस फंडिंग और ब्लैक मनी के डंप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पुराने कानून में हमारे पास कोई डेटा तो था, तभी आज हम उस डेटा पर भी इसलिए बात कर पाए क्योंकि हमारे पास पिछले 3-4 सालों के पॉलिटिकल फंडिंग्स का रिकॉर्ड था। लेकिन अब कौन सी पार्टी को कहां से कितने पैसे आ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं होगा। विदेश से अंधाधुंध काला पैसा भारत में डंप हो सकता है, जिससे काफ़ी अवैध गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इस मामले को सुलझाने के बजाय सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने में लग गई हैं और मेरे हिसाब से जब तक इस देश की जनता सिर्फ एजुकेटेड नहीं बल्कि सही में अवेयर नहीं होती इन टैक्टिक्स को लेकर, ये सारे पॉलिटिशियंस हमें अपने फ़ायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करते ही रहेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कोई बेहतर सिस्टम अब तक नहीं है। पैसों का कोई हिसाब नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कितने आ रहे हैं और क्या वो ब्लैक मनी है या वाइट। इसी के साथ दर्शकों, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, फंडिंग्स कैसे कैसे आ सकती है। और ऐसा कहा जा सकता है कि एक तरह से तो रिच बिजनेसमैन ही दुनिया को, अपने देश को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और इसलिए आपको इस डर्टी सिस्टम में रहकर भी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है, अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, ये खुद को अपने तर्क से खुद ढूंढ कर समझना होगा। नैरेटिव चारों दिशा में फैले हुए हैं। किसी भी मुद्दे को समझने के लिए आपको हमेशा प्रो और एंटी व्यूज़ देखना होता है। उसके बिना सिर्फ आंख बंद करके अपोज कर देना बिल्कुल सही नहीं है। हमने कोशिश की है कि हम कोई जजमेंट ना पास करें, हम दोनों तरफ के दृष्टिकोण आपके सामने रखें, सच्चाई आपके सामने रखें, डेटा आपके सामने रखें, ताकि आप खुद एक सही फैसला ले सको। जय हिंद।